आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में बल्दिया और पंचायती इंतखाबात को लेकर के जारी सरगर्मी के बीच बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की जम्मू कश्मीर यूनिट ने बल्दिया इंतखाब के लिए 380 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी है। जम्मू इलाके के म्युनिसिपल काउंसिल्स और म्युनिसिपल कमेटियों के इंतखाब के लिए जारी उम्मीदवारों की इस लिस्ट में पार्टी की 120 खवातीन कारकुनान के नाम शामिल हैं। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की कुछ खवातीन लीडर इस लिस्ट से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि पार्टी ने उन खवातीन को भी टिकट दिए जिन्होंने पार्टी के लिए खिदमत अंजाम नहीं दी। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने वाली वर्कर्स को पार्टी ने नजरअंदाज किया है। पार्टी से नाराज कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी ने जिस तरह से सीटें दी हैं, इनका कहना है कि उन लोगों को सीटें दी गई हैं जिन्होंने कभी पार्टी के लिए काम नहीं किया, लेकिन जो 30 साल से पार्टी के साथ लगी हुई थी उनको दरकिनार कर दिया गया है। हमारे साथ हैं, आप नाम बताएं। सोनिया गुप्ता। सोनिया जी, क्या आपकी शिकायत है बीजेपी से? बीजेपी से ये एक ही शिकायत है, जिसको इन्होंने सीट दी है बस उसका एक मेरिट बता दें और मेरा एक डीमेरिट बता दें। जी, क्या मेरिट था? क्या किस बेस पे उसको सीट दी है बताएं ना मेरे को भी। और मुझे किस बेस पे छोड़ा, जो मैं 15 साल से इनके साथ काम कर रही हूँ। उसको अभी शन्नी में आए 2-3 महीने हुए हैं, और मैं जो 15 साल से ज़मीनी स्तर पर शन्नी में काम कर रही हूँ, मुझे किस बेस पे छोड़ा इन्होंने। मेरा एक डीमेरिट बता दें, मैं चुप करके घर पे बैठ जाऊँगी। हमें पार्टी से बहुत बड़ी शिकायत है, क्योंकि हमारे जो मेरे सीनियर नेता थे, हमारे जितने भी हैं, उनके लिए हमने डोर टू डोर काम किया हुआ है और हमारे बलबूते के ऊपर वो जीते हुए हैं। हम पार्टी से यही अपील करते हैं कि चाहे ये इलेक्शन रोक दी जाए या हमारे नाम फिर से इस पे अनाउंस करें, जो इन्होंने हमें दिया था कि ये नाम यहाँ पे बोले हुए हैं, टिकट आप ही की है। फिर ऐसा कौन सा रीज़न रहा इनके लिए जो इन्होंने हमारी टिकट बेच दी? लगता है पैसा खाया पार्टी ने। पार्टी ने बिल्कुल पैसा खाया है, डेफिनेटली पैसा खाया है और हमारे बिल्कुल खाया पार्टी ने, बिल्कुल पैसा। जो मोर्चा की अध्यक्षा हैं हमारे साथ हैं वैनी सेठी। क्या आप मुतमईन हैं जो लिस्ट निकाली गई है? कितना आपको लगता है कि महिलाओं को इसमें हिस्सा दिया गया है? इस संगठन का निर्णय जो है वो सभी कार्यकर्ता मानते हैं, तो जो कुछ समस्याएं आई हैं इस लिस्ट के बाद, तो वो डिस्कस करने के लिए हम यहाँ पर अध्यक्ष जी से मिलने आए हैं। आपकी कई महिलाओं में अभी तनाज़ा जो है बढ़ा हुआ है, इस वक्त रोष है उनमें। उनका कहना है कि जो पहले जो वर्कर थे पार्टी के, उनको कहीं ना कहीं दरकिनार करके ऐसे लोगों को टिकट दिया गया है जो नए चेहरे थे। अब मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगी, संगठन का निर्णय है। कुछ नए चेहरे तो जोड़े गए हैं। मैं बात करूँ अपने वार्ड से ही, तो मेरे वार्ड में ही परसों ज्वाइनिंग की गई और कल उसको टिकट दे दी गई है आदरणीय सत शर्मा जी के द्वारा। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, संगठन का निर्णय है। अब महिला मोर्चा की अध्यक्षा के नाते सभी बहनें जो आई हैं हमारी, उनको मुबारकबादी दूंगी। क्या आपने या जो आपके अध्यक्ष हैं खासकर स्टेट के, उनसे बातचीत की, उनको बताया ये बात जो ये नाइंसाफ़ी हुई है? जी, अध्यक्ष जी से अभी बात हो रही है कि भाई जो ये कठिनाइयाँ पैदा हो गई हैं, जिन बहनों को नेग्लेक्ट किया गया है, उनके बारे में अध्यक्ष जी क्या निर्णय लेते हैं, अभी बैठ के उस पर डिस्कशन। और हमारे रिपोर्टर राजन वैद्य हमारे साथ जम्मू से इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे मजीद बात करेंगे इस मौजू पर, इस खबर पर। राजन, एक तरह से कहीं ना कहीं नाराजगी है और खासतौर से जमीनी कारकुन में होना भी लाजमी, क्योंकि इलेक्शन उनके लिए हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने में जमीन पर मेहनत की। आज उनको उम्मीद थी पार्टी से। अब इस नाराजगी को दूर करने के सिमत में क्या कदम उठाए जा रहे हैं? उन कारकुनान की सुनी जा रही है या नहीं? देखिए इमरान, जिस तरह का खदशा था हमें, पहले ही हमने कल बात की कि सभी को खुश कर पाना पार्टी के लिए मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि पार्टी में दावेदारी ज्यादा है और सीटें उतनी ही हैं। 75 जो वार्ड हैं जम्मू सिटी में जो वो दिए गए हैं, उसके लिए टिकट जो कल 380 जो जम्मू अर्बन और कश्मीर अर्बन के लिए जो कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाली गई है, उसके बाद खासा गुस्सा जो है बीजेपी वर्कर्स में देखा गया है, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष हैं। महिलाओं का ये कहना है कि वो 20-20 साल से पार्टी के लिए काम करते आए हैं और जब 2014 के असेंबली इलेक्शन थे, उन्होंने डोर से डोर कैंपेन की और जिसकी वजह से बीजेपी के एमएलए जीत के आए और उनके एमपी भी जीत के आए। तो आज जब उनकी आई थी कि उनको पार्टी से कुछ उम्मीद थी, तो उनको बहुत ही उनके साथ नाइंसाफी की गई है। उनका कहना है कि जो लोग पिछले 1 या 2 महीने पहले ही पार्टी में आए हैं, उनको टिकट दिया गया है। ठीक है, उनकी शिकायत अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि क्या इस बीच पार्टी उनको सुन रही है, उनके बारे में कुछ सोच रही है? क्योंकि सबसे अहम बात यह भी होती है कि कहीं ना कहीं सुनना पड़ता है, वो चीज देखने को मिल रही है। जब जहां पे हमने इनका एक बाइट किया है, ये घर है रविंदर रैना का,
रविंदर रैना से आज बहुत जो बीजेपी की महिलाएं, नाराज महिलाएं थी, वो मिलने आई हुई थी। तो रविंदर रैना के साथ इनकी मीटिंग भी चली है शाम के वक्त, तकरीबन 2 घंटा उनके साथ मीटिंग चली है। हालांकि रविंदर रैना ने इस पे कुछ भी कमेंट करने से मना कर दिया, लेकिन उनका ये कहना था कि संगठन ने जो है ये फैसला लिया है और जिनको टिकट दिया जा चुका है अब वो वापस नहीं ले सकते हैं, उनके नाम की घोषणा हो चुकी है। और लेकिन हम कोशिश करेंगे इन जो नाराज जो बीजेपी वर्कर है इनकी भी हम सुने और जहां तक मुमकिन हो पाए इनको जो इनकी समस्या है, जो इनकी जो मांग है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये सब जानते हैं कि अभी जब की लिस्ट जारी हो चुकी है, अब किसी कैंडिडेट का नाम कैंसिल करना, जबकि नॉमिनेशन भी फाइल काफी जो कैंडिडेट करेंगे कल, ऐसे में मुमकिन नहीं होगा बीजेपी के लिए कोई भी पुख्ता कोई कदम उठा पाना इसमें। लेकिन जो जाती हुई है महिला वर्कर के लिए, उनका ये कहना है अगर उनको टिकट नहीं दी जाएगी तो वो इंडिपेंडेंट ही लड़ेंगे पार्टी के खिलाफ, चाहे उनको जाना पड़ेगा। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं इमरान जी। और राजन, अगर हम बात करते हैं लोकल लेवल पर जो इलेक्शंस होते हैं, इंतखाबात होते हैं, वहां पर सीधे सीधे जो लीडर होता है उसका आवाम से जो राब्ता होता है वो मायने रखता है, कई बार पार्टी भी मायने नहीं रखती। ऐसे में जबकि कांग्रेस भी अब इस मैदान में है और कहीं ना कहीं बीजेपी को टक्कर है, जम्मू की अगर हम बात कर लें तो इस तरह के नाराज कारकुन से पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है। पार्टी इस बात को क्या समझ रही है? जी देखिए इमरान, ये जब 2005 में भी जब इस तरह के जो इलेक्शन हुए थे निकाय के, तब भी इस तरह की बातें सामने आई थी। और अभी तो कांग्रेस ने अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं निकाली। मुझे ये यकीन है कि जब वो लिस्ट निकालेंगे वहां भी काफी नाराज जो कैंडिडेट सामने निकल के आएंगे। तो दोनों पार्टियों में ये जो है बात, ये पहले से ही इसका खदशा था, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जो है दावेदारी बहुत ज्यादा लोगों की है। बहुत सारे लोग ऐसे वर्कर्स होते हैं जो पार्टी के साथ चलते हैं और ये मोहल्ले के इलेक्शन है और उनको ये उम्मीद होती है कि अगर हम ये जीत जाते हैं तो हम कॉर्पोरेटर बनेंगे और कॉर्पोरेटर बनने के बाद एक नींव रखी जाती है। बिल्कुल, और सियासत में सब उम्मीद के साथ ही आते हैं, तो सियासी जमातों को भी ये देखना होगा कि उनके कारकुन क्या चाहते हैं। बहुत शुक्रिया राजन वैद्य। तो बीजेपी कारकुनान में नाराजगी है, खासतौर से उन जमीनी कारकुनान में जिन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। जम्मू में खासतौर से टिकट्स का ऐलान होने के बाद अब लोगों में नाराजगी। अब देखना ही होगा कि पार्टी इसको किस तरह से संभालती है। तो जम्मू में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और वार्ड इलेक्शन काफी दिलचस्प भी होंगे। बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए अब नेशनल पैंथर्स पार्टी भी मैदान में आ गई है। पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू के सभी 75 वार्डों में एनपीपी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी सतह पर उम्मीदवारों के नाम पर गौर खोज किया जा रहा है। एनपीपी ने राय दहिंदगान से बिला खौफ इंतखाबी अमल में शामिल होने की अपील की है। इलेक्शन बायकॉट और पंचायत घरों को जलाए जाने के वाक़े पर तशवीश का इजहार करते हुए हर्षदेव सिंह ने कहा कि एनसी और पीडीपी भी अब अलहदगी पसंद जमातों की जबान बोलने लगे हैं। इसमें कहीं ना कहीं इन एनसी और पीडीपी का भी हाथ है। इनके सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं हो सकता था। ऐसे एलिमेंट्स जो आज धमकियां दे रहे हैं वहां, उनको प्रोत्साहन मिला है एनसी और पीडीपी की वजह से, जो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी, इसके बावजूद जो है इन्होंने लोगों को कह दिया कि इलेक्शंस जो है वो बाइकआउट होनी चाहिए। और इस किस्म के बयानबाजी से जो अलगाववादी तत्व हैं, जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, उनको भी हवा मिली है, वो एम्बोल्डन हुए हैं। और यही कारण है कि वहाँ पंचायत घरों में भी आग लगाई जा रही है और एक दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। जी, इधर श्रीराम सेना पार्टी ने बल्दिया और पंचायती इंतखाब की हिमायत की है। पार्टी के रियासती सदर राजीव महाजन ने कहा कि मकामी मसाइल को मकामी सतह पर हल करने में लोकल बॉडीज अहम किरदार अदा करती हैं। राय दहिंदगान से इंतखाबी सरगर्मियों में शामिल होने की अपील करते हुए राजीव महाजन ने कहा कि जो भी उम्मीदवार बेहतर लगे उसे जरूर जिताएं। और उनका यह भी कहना है कि पंचायत घरों में आतिशज़दगी के लिए पीडीपी और एनसी जिम्मेदार है। जम्मू के अंदर आज 13 साल के बाद ये इलेक्शन होने जा रही है म्यूनिसिपैलिटी की। एनसी और पीडीपी का तो वैसे भी जम्मू के अंदर वजूद ही नहीं है। वो यहाँ पे अगर इलेक्शन लड़े तो मेरे को नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार से वो जीत पाएंगे। तो वो तो शुरू से ही सेपरेटिस्ट
अलगावादियों के इशारे पर चलती आई हैं दोनों पार्टियां। जो वो कश्मीर में अलगावादी बोलते हैं वही बोली पीडीपी भी बोलती है, वही बोली एनसी भी बोलती है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एनसी और पीडीपी अगर इलेक्शन में नहीं आती तो इससे जम्मू वालों को किसी प्रकार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जम्मू में 75 के 75 वार्डों में शांति से इस इलेक्शन होगी और शांति से ही जो भी है रिजल्ट निकलेगा और अच्छे लोग जीत कर आएंगे। इधर बारामूला जिला इंतजामिया ने बल्दिया इंतखाब की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। यहां पर पहले मरहले यानी कि 8 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। उम्मीदवार और राय दहिंदगान की आसानी के लिए डीसी ऑफिस में इलेक्शन सेल कायम किया गया है। यहां से तमाम जरूरी इत्तलात हासिल की जा सकती हैं। ईवीएम मशीन, स्टेशनरी और दूसरे सामान तैयार हैं। पोलिंग से एक दिन कबल इन सब चीजों को अपने मकाम पर भेज दिया जाएगा। जिला इलेक्शन ऑफिसर नासिर अहमद नक्काश ने जी सलाम से बात करते हुए कहा है कि इंतजामिया पुरअमन और गैर जानिबदाराना तौर से इंतखाबात मुनक्किद कराने के लिए पुरअज़्म है। काउंसिलर्स हैं, 4 म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं। इसमें हमारा जो फर्स्ट फेज़ में से ही शुरू हो रहा है। चारों फेज़ में हमारी जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं उनके इलेक्शंस हैं। बारामूला का जो बारामूला की म्यूनिसिपल काउंसिल है उसका जहां तक ताल्लुक है तो पहले ही फेज़ में 8 तारीख को यहां पर इलेक्शन होंगे। फिर दूसरे मरहलों में दूसरे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ है, सोपोर है, कुंजर है, ऊड़ी है, पटन है, वत्रगाम है, इनके इलेक्शंस मुख्तलिफ फेज़ में हो रहे हैं। जहाँ तक हमारी इलेक्शन के सिलसिले में तैयारी का ताल्लुक है, यहाँ पर हमने बारामूला में पूरी तरह हम तैयार हैं और सब तैयारी की है ताकि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही और अच्छे तरीके से हम मुनक्किद कर पाए। और अगर हम बात करते हैं मिलिटेंट्स की करतूत की तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जिस तरह से हिजबुल के मिलिटेंट्स ने 2 एसपी और 1 कांस्टेबल को मौत के घाट उतारा है। इस मुल्क की आवाम हुक्मरानों से इसी सवाल का जवाब चाह रही है। जब रियासत के मुहाफिज ही महफूज नहीं है तो आम लोगों की हिफाजत कैसे हो सकेगी? दहशत गर्दी के आकाओं की दहशत। पुलिस वाले छोड़ रहे हैं नौकरी। रियासत की मुहाफिज ही नहीं महफूज तो आवाम की हिफाजत कैसे होगी? जम्मू कश्मीर के शोपिया में जुमे को मिलिटेंट्स ने 3 पुलिस वालों को अगवा कर उनका कत्ल कर दिया। सुबह तीनों पुलिस अहलकारों की लाशें बतागुंड गांव से बरामद हुई। पूरे इलाके में सनसनी और दहशत फैल गई। रियासती पुलिस ने जानकारी दी कि गांव के लोगों ने मिलिटेंट्स का पीछा किया और इन्हें नहीं मारने की अपील की, लेकिन मिलिटेंट्स ने हवा में फायरिंग कर गांव वालों को चले जाने की धमकी दी। इसके बाद मिलिटेंट्स पुलिस वालों को नदी के पार ले गए और फिर गोली मार दी। उन्होंने पहले बाटकुल से 2 आदमी को उठाया है, फिरदौस अहमद को, उसको कुलवंत सिंह को उठाया है। उनको भी रास्ते में चलाते थे। फिर इनके घर गए, ये बाथरूम में वो ये वज़ू बना रहा था। इसको बोलो बनाओ, आराम से बनाओ वज़ू। फिर उन्होंने इसको चप्पल दिया कि चप्पल उठाओ, चप्पल पहनो। हम इसके गाँव से बाहर तक पीछे पीछे गए हैं और वहाँ तक गए कि उन्होंने बोला कि हम इसको छोड़ देंगे, तीनों को हम छोड़ देंगे, हम इनको वीडियो बनाएंगे और छोड़ देंगे, बस इतनी सी बात होगी। उन्होंने जब फायरिंग की है, हमारे बच्चे गए बाद में ढूंढने के लिए 1-1.5 घंटे के बाद उन्होंने बताया कि फलानी जगह है 3 डेड बॉडी, और हम गए लाए हैं गाड़ी में उठा के तीनों। ऐसे में सवाल है कि आखिर उन जवानों की हिफाजत कैसे होगी जो अपनी जान पर खेल कर मुल्क के लिए खिदमत दे रहे हैं। ये सवाल एक आम कश्मीरी का हमारे हुक्मरानों से है कि जब मुहाफिज ही महफूज नहीं है तो आवाम की हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अंधा बाप और अंधी माँ है और 2 बच्चे हैं इसका, निसार अहमद को। एक घरवाली को छोड़ के चले गए, तो ये तो है ही। तो हम बार बार यही एसपी हम सबको यही अपील कर रहे हैं कि न ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब आज इन 3 के साथ हो गया, कल हमारे साथ होगा, कल आपके साथ होगा, किसी न किसी के साथ तो होगा ही होगा।
वाकया कोई भी हो, सियासी लीडर सियासत करना नहीं भूलते। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने पूरे मामले पर एक के बाद एक ट्वीट करके मरकजी हुकूमत पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मसले का हल ताकत से नहीं बातचीत से होगा, लेकिन हुकूमत में रहते उन्होंने क्या किया, इसका जवाब शायद उन्हें पहले देना चाहिए। जवाबदेही तो बीजेपी की है। वक्त बड़ी बड़ी बातें करने का नहीं बल्कि आवाम की हिफाजत का है। शहादत पाकिस्तान के दहशतगर्दों की दरिंदगी है। जिस तरीके से हमारे पुलिस के जवानों ने, सीआरपीएफ ने और आर्मी ने पाकिस्तानियों का कश्मीर में सफाया किया है। पिछले एक हफ्ते में 28 से ऊपर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है। पाकिस्तान बौखलाहट में है और छोड़ेंगे नहीं। जिन आतंकवादियों ने ये दरिंदगी की है ना, उनको चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब मिलिटेंट्स ने रियासती पुलिस के जवानों को निशाना बनाया है। लोगों में खौफ पैदा करने के लिए पहले भी इस तरह की कायराना हरकत की जा चुकी है। मिलिटेंट्स ने अगस्त में कश्मीर के अलग अलग इलाकों से पुलिस एहलकारों के 11 अहले खाना को अगवा किया था। ऐसा कहा गया कि इंतजामिया को इन्हें छुड़ाने के लिए मिलिटेंट्स के मददगारों की मदद करने वालों और पूछताछ के लिए लाए गए मिलिटेंट्स के अहले खाना को छोड़ना पड़ा था। कश्मीर में ईद के दिन भी मिलिटेंट्स ने 3 पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया था। पुलवामा में इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ डार और स्पेशल पुलिस अफसर मोहम्मद याकूब का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। वहीं कुलगाम में नमाज पढ़कर लौट रहे जवान फयाज अहमद भट्ट को गोली मार दी गई थी। कत्ल की मजम्मत तब भी की गई थी, मजम्मत आज भी हो रही है। वारदातें वही हैं, शहीदों के नाम बदलते जा रहे हैं। अब ये जो लगातार जब से नोटिफिकेशन भी आई है तब से लगातार इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो आज भी शोपियान में सुबह सुबह हमें खबर मिली है कि 2-3 पुलिस वालों को जिस तरीके से शहीद किया गया, तो मेरे ख्याल से ये अलार्मिंग सिचुएशन है। पुलिस के ये पहला वाक़ा नहीं हुआ है। पहले भी पुलिस वालों को किडनैप करके मारा गया और 2 दिन पहले बाज़ाब्ता तौर पे एक वार्निंग दी गई थी और लगता ऐसा है कि शायद सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए गए। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीरी नौजवान बेखौफ होकर मुल्क की हिफाजत के लिए आगे आए हैं। फौज और पुलिस की नौकरी के लिए लगाए गए कैंप में नौजवानों की तादाद से घबराए दहशतगर्दों को ये रास नहीं आया। इसमें कोई शक नहीं है कि दहशतगर्दी को जड़ से मिटाने में रियासत के नौजवान अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यही वजह है कि दहशत के आकाओं ने अब आम कश्मीरियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक खौफ का माहौल नहीं होगा उनके नापाक मंसूबे पूरे नहीं होंगे। ऐसे में मुल्क के इन सिपाहियों की हिफाजत की जिम्मेदारी में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो वादी में 3 एसपीओ को अगवा करके कत्ल किए जाने के बाद से एसपीओ के तौर पर काम कर रहे दूसरे पुलिस एहलकारों में खौफ है। यही वजह है कि उनके नौकरी छोड़ने की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि रियासती पुलिस और एमएचए ने इससे इनकार किया है। मिलिटेंट की जानिब से धमकी मिलने के बाद एसपीओ के नौकरी छोड़ने की खबरें आने लगी हैं। लेकिन शोपियान में 3 एसपीओ को एक साथ कत्ल किए जाने के बाद इसमें तेजी आ गई है। जराये की माने तो अकेले 5 एसपीओ ने तो आज ही वीडियो जारी कर अपनी नौकरी छोड़ने का ऐलान किया। हालांकि रियासती पुलिस ने इन खबरों की तरदीद की है। रियासती पुलिस के हवाले से कहा गया है कि एसपीओ की नौकरी छोड़ने की बात महज प्रोपेगेंडा है। 30,000 से जायद नौजवान एसपीओ हैं। उनकी कारकर्दगी का मुसलसल जायजा लिया जाता है। आला हुक्काम के मुताबिक एसपीओ धमकियों और वारदातों से डरने वाले नहीं हैं। आईजीपी एसपी पानी का कहना है कि जवानों के कातिलों को बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है एंड इट्स ए कावर्डिस एक्ट। इस तरह के जो 3 लोगों को, 3 हमारे कोलीग हैं जिनकी शहादत रही है और आपने जैसे देखा उनका रिथलिंग यहाँ पे हुआ। हमें अश्योर करते हैं कि जो इनका जो कानून के दायरे में जो भी होता है दैट एक्शन वी विल टेक। वादी में दहशत के नए सरगना रियाज नाइकू का ये ट्वीट
और उसका अकाउंट शायद अब ट्विटर वालों ने मिटा दिया है। लेकिन आज आपको ये दिखाना ज़रूरी है, ज़रूरी इसलिए भी कि ताकि आप इसके मंसूबों को भांप सकें। इस ट्वीट में नायकू ने न सिर्फ अपनी धमकी दोहराई है बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस और हुक्मरानों को भी चैलेंज किया है। आखिर किसके शय पर नायकू जैसे लोग दावा करते हैं कि वो कभी भी किसी को भी अगवा कर उन्हें मार सकते हैं? इस सवाल का जवाब हिंदुस्तानी आर्मी को जल्द से जल्द तलाश करना होगा और उसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। माना जा रहा है कि मिलिटेंट्स नहीं चाहते कि रियासत में बल्दियाती और पंचायती इंतखाब हों। यही वजह है कि पंचायत इंतखाब के ऐलान के सिर्फ 24 घंटे के भीतर 4 पंचायत घरों को आग लगा दी गई, जिसके बाद सिक्योरिटी एजेंसियां अलर्ट पर हैं। ऐसे में इस तरह पुलिस एहलकारों का गायब होना और उनका कत्ल किया जाना पूरे सिक्योरिटी सिस्टम पर भी सवाल है। यही वजह है कि एक के बाद एक एसपीओ अपनी जान के डर से नौकरी छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। इस सारे घटनाक्रम को देखते हुए एक उच्च स्तरीय बैठक इस वक्त शोपियान में हो रही है और उसके बाद निर्णय किया जाएगा कि क्या रणनीति अपनाई जाएगी कि इन सब घटनाओं को रोका जा सके। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, शोपियान। इधर माहिर दिफा और रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का कहना है कि पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी अपने पेशवाओं की पैरवी कर रहे हैं। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी लीडरों और फौज के कॉल और फेल का तजाद आज भी कायम है। उनका मानना है कि एसपीओ का कत्ल पाकिस्तान के इशारे पर किया जा रहा है। कश्मीर सूबे के शोपियां इलाके में जिन एसपीओ को अगवा किया गया था, आज उनकी डेड बॉडी मिली है। कितना गंभीर विषय है, इस पे बात करेंगे। रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता। सर, जिस तरह से पहले धमकियां दी गई, अब जिस तरह से कार्रवाई उन्होंने की है, एसपीओ को मार दिया है, कितना गंभीर विषय है ये? देखिए, पिछले 2-3 दिनों की हरकतों को देखकर मेरा जो विश्वास था वो अब हकीकत में बदलता जा रहा है। मेरा विश्वास था कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो एक तिकड़ी की है और ये अब हकीकत सामने आ रही है कि वाकई ही वहाँ पर तिकड़ी जो है वो हुकूमत कर रही है और उस तिकड़ी में शामिल है मिलिट्री मुल्ला और मिलिटेंट्स। वही अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, वही वो चाहते हैं हो रहा है। और वहाँ का जो चुनिंदा प्रधानमंत्री है इमरान खान, वो एक मात्र कठपुतली बन के रह गया इनके हाथों में और इमरान खान की वहाँ पर नहीं चल रही है। इसलिए इमरान खान को कितना सीरियसली लेना चाहिए ये भारत सरकार को बड़ी अच्छी तरह से सोचना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान जो कह रहा है क्या वो अपनी सेना की सहमति के साथ कहता है या नहीं कहता है, ये सवालिया निशान जो है हमेशा रहेगा। सर, इसके साथ साथ जिस तरह से कामयाबी मिली सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंट्स के खिलाफ, एसपीओ का भी काफ़ी अच्छा रोल रहा उसमें, तो एक तरह से बुखलाहट है या डर है एसपीओ से? देखिए, ये ना तो एसपीओ से बुखलाहट है, ना ही ऑपरेशन ऑल आउट का ये असर है। ये डेमोक्रेसी के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। ये कोशिश है कि जो हमारे गवर्नर साहब ने कवायद शुरू की है वहाँ पर पंचायती राज लाने की, उसको रोकने की, और इसमें दोनों अंदरूनी और बैरूनी ताकतें शामिल हैं। क्योंकि ये टेररिस्ट ने जो काम किया है, ये मुझे पूरी अच्छी तरह मेरा सोच है कि ये पाकिस्तान के कहने पे किया गया है, क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन जो कि आका है हिजबुल मुजाहिदीन का, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वहाँ बैठे हुए अपने आकाओं से वो हुक्म लेता है और फिर उनको अपने काडर को यहाँ पर करने के लिए कहता है। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, जिस साजिश के तहत ये किया जा रहा है कि जहाँ पर कश्मीर के अंदर खासकर डेमोक्रेसी ना आ सके। इसीलिए आपने देखा कि 3-4 दिन पहले पंचायत घर जलाए गए, उसके बाद एक पोस्टर निकाला गया, उसमें वार्निंग दी गई कि जम्मू कश्मीर के पुलिसकर्मी जो हैं वो अपनी नौकरी छोड़ दें, नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। अब उस थ्रेट को एक हकीकत में बदलने के लिए ये कायराना हरकत की गई है, ये बर्बरतापूर्ण। इसके साथ साथ जिस तरह से जवान, जो हमारे बीएसएफ जवान को भी शहादत की गई कुछ दिन पहले, उसके बाद पंचायत घर भी जलाए गए और इस तरह से 3 एसपीओ को पहली दफ़ा ऐसा है कि उनको अगवा किया, तीनों को मार दिया। तो ये आपको लगता है कहीं ना कहीं अब समय आ चुका है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, खासकर नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ करें? देखिए, ऐसा है कि इसका जवाब जो है, आपने कल गृह मंत्री जी को सुना, गृह मंत्री जी ने बीएसएफ को साफ हिदायत दी है कि इसका बदला लिया जाएगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बीएसएफ इसका बदला लेगी। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये था
कि जब भी कहीं ना कहीं बातचीत का माहौल बनता है तब वहाँ की जो तिकड़ी है, खासकर वहाँ के जो टेररिस्ट हैं, जो डीप स्टेट के में पूरी तरह भरे हुए हैं, वो ऐसी हरकत कर देते हैं कि बातचीत शुरू ना हो सके। वहीं पीडीपी और एनसी ने भी एसपीओ की अगवा कर कत्ल करने की वारदात की जमकर मजम्मत की। उन्होंने कहा कि एसपीओ 6000 की तनख्वाह पाने वाले गरीब होते हैं जिन्हें मारा जाना ठीक नहीं है। देखिए, ये पहले भी हुआ है, जब सिक्योरिटी जब बेचारे वो टारगेट बन जाते हैं एसपीओ तो इस्तीफा देते हैं। आखिर जान बहुत बड़ी चीज़ है, 6000 रुपये तनख्वाह के लिए वो अपनी जान को गंवा नहीं सकते हैं, वो ठीक है, लेकिन कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी, सर्टेनिटी, ये सारी चीज़ें डेवलप करना, इनको स्ट्रेंथन करना, ये तो गवर्नमेंट का काम है। इस तरह से जिस तरह से उन्हें धमकाया जा रहा है, जिस तरह से उन जो हलाकतें हो रही हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसी है, उनकी जो यहाँ पे जो पॉलिसी रही है, मस्कुलर पॉलिसी उनकी है, तो उस वजह से जो वो लोगों को दे आर पुशिंग द पीपल इनटू अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन उस पॉलिसी की वजह से। इसलिए हमने बार बार कहा था कि कॉम्बैटिव अप्रोच नहीं बल्कि रिकन्सिलेटरी अप्रोच की ज़रूरत है, और उसी वजह से जो है उसी तरह से जो है हम यहाँ पे जो है हालात को ठीक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। बांदीपुरा जिले में सिक्योरिटी दस्तों ने 3 और दहशतगर्दों को मार गिराया है। यहां पर गुज़िश्ता 24 घंटे से एनकाउंटर जारी है। जुमेरात को भी जवानों ने 2 मिलिटेंट्स को ढेर किया था। सुमलर गांव में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला मिलने के बाद सिक्योरिटी दस्तों ने इलाके में तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके बाद सिक्योरिटी दस्तों और दहशतगर्दों के बीच गोलीबारी शुरू हुई और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो बांदीपुरा में दहशतगर्दों के सफाई की मुहिम जारी है और जम्मू कश्मीर का यह इलाका जो कि दहशतगर्दी से मुतासिर है, सिक्योरिटी दस्तों ने यहां पर 3 और दहशतगर्दों को मार गिराया है। यहां पर गुज़िश्ता 24 घंटे से एनकाउंटर जारी है और जुमेरात को भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 मिलिटेंट्स को मारा था और सुमलर गांव में दहशतगर्दों के छिपे होने की इत्तला के बाद यहां पर इलाके का मुहासरा किया गया और तलाशी मुहिम शुरू की गई, जिसके बाद सिक्योरिटी दस्तों और दहशतगर्दों के बीच गोलीबारी शुरू हो गई और इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो जिस तरह से सिक्योरिटी दस्ते कार्रवाई कर रहे हैं मिलिटेंसी के खिलाफ, उससे न सिर्फ मिलिटेंट बौखलाए हुए हैं बल्कि उनको शय देने वाले, उनको ट्रेनिंग देने वाले पड़ोसी भी खौफजदा हैं और बौखला गए। भट्ट शहजाद इस वक्त बांदीपुरा से हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे मजीद इत्तलात फराहम करेंगे। भट्ट शहजाद, जानना चाहेंगे आपसे इस सिमत में अभी ताज़ा अपडेट क्या है? जी इमरान, बिल्कुल ये जो एनकाउंटर कल 2 बजे से शुरू हुआ था, तो रात को ये ऑपरेशन हो गया, तो सुबह से फिर दोबारा फायरिंग शुरू हो गई। दिन भर वक्फे से फायरिंग शुरू हुई थी। तो जो कल बताया गया था कि 2 मिलिटेंट्स मारे गए और आज करीबन 6 बजे के करीब पुलिस ने दावा किया कि हमने तो और 3 मिलिटेंट्स मार किया। और ये जो मिलिटेंट्स थे बताया जा रहा है कि एक गौ खाने में छुपे थे, तो जिसको आप देखा होगा कि बिल्कुल माइंड किया गया गौ खान को, तो 3 मिलिटेंट्स की मार। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए भट्ट शहजाद बांदीपुरा से। इधर बारामूला के ख्वाजाबाग इलाके में वाक़ मस्जिद रहमत आतिशज़दगी के सबब बुरी तरह से मुतासिर हुई है। आग की वजह से मस्जिद का ज्यादातर हिस्सा जलकर खाक हो गया। मकामी लोगों के मुताबिक आग मस्जिद की दूसरी मंजिल पर लगी। आग की लपटें काफी तेज थीं, लेकिन मकामी लोगों की कोशिश से ज्यादा फैल नहीं पाई। फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंच करके आग पर काबू पाया। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है, उसे लगाया जा रहा है मकामी लोगों का। जिला सदर मकाम पर मजीद फायर ब्रिगेड अमले की तकर्री का मुतालबा है। वाज़ेह है कि बारामूला जिले में 3 दमकल के लिए 2 ही ड्राइवर हैं। जब सवेरे अजान हुई, अजान के बाद हमें पता चला कि आग लग रही है। आग लगने के साथ ही हम उसी वक्त आए। उस वक्त हमने फायर सर्विस को 100 डायल किया, लेकिन कोई बंदा उधर से फोन ही नहीं उठाया, किसी ने फोन नहीं उठाया। खुदा कर करके हमने एक बंदे को यहाँ से भेजा बारामूला। ये अलमिया है, 2 किलोमीटर
हमें 3 किलोमीटर यहाँ से बंदे को ले जाना पड़ा। वो चला गया उधर, उनको उसने जगाया। डिस्ट्रिक्ट बारामूला में होके भी यहाँ पानी नहीं आती, गाड़ियाँ 2 हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, यहाँ कम से कम 20 गाड़ियाँ होनी चाहिए। 2 ड्राइवर है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला डिस्ट्रिक्ट, ये सबसे पुराना डिस्ट्रिक्ट है और इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, सिर्फ 2 ड्राइवर रखे हुए हैं। जब 2 ड्राइवर क्या करेंगे, कौन सी गाड़ियां चलाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कहाँ जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे। जी, आग तकरीबन अजान जब हुई, अजान के ठीक 2 मिनट के बाद आग शुरू हो गई। तो पता ही नहीं चला कि आग कैसे शुरू हो गई। तो फिर हमने फायर सर्विस वालों को फ़ोन किया। उसके बाद फायर सर्विस वाले भी ठीक कुछ मिनट लेट हो गए। इधर बड़गाम के दूर दराज के इलाके से ताल्लुक रखने वाले 20 तलबा को दिल्ली की सैर के लिए रवाना किया गया। दरअसल आरआर की जानिब से भारत दर्शन टूर के तहत 20 तलबा और 2 असातिज़ा को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। यहां से वो 10 दिनों तक दिल्ली, जयपुर, आगरा और अजमेर जैसे शहरों की सैर करेंगे। बच्चों के वालिदैन ने कमांडेंट ऑफिसर अमरजीत सिंह का शुक्रिया अदा किया है। आर्मी ने अरेंज किया है। हम ये बड़ी खुशी की बात है कि वहाँ हम जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा पाए हैं। अब ये मौका मिला है उनको जाने का। हम इनका भी बहुत शुक्र। आज हम पहली बार जा रहे हैं, जो टूर यहाँ पर उन्होंने किया है शाहिद लोवानी गामा, इसमें शाहिद लोवानी गामा हाई स्कूल है और बुजुर्गपुर हाई स्कूल है। हम बहुत सारे बच्चे इसमें हम आज सब एंजॉय करें, एंटरटेनमेंट खुश है कि हमको जाना है, हमको सच्ची में देखना है ताजमहल और अजमेर और बाकी जगहों पे हमको जाना है, इसलिए हम आज खुश है सब। इधर मुल्क की पुरवकार यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के इंतखाब इस दफा कुलगाम के रहने वाले एजाज अहमद राठर जनरल सेक्रेटरी में मुंतखब हुए हैं। जिले के छोटे से गांव सोपट में एजाज की कामयाबी से खुशी का माहौल है। वालिदैन भी इस बात से फूले नहीं समा रहे हैं कि उनका बेटा मुल्क की सबसे बड़ी दानिशगाह के तलबा की नुमाइंदगी करेगा। एजाज अहमद का नाम JNU में आया है कि वो स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। हम इसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि स्टूडेंट्स ने उनको चुना है एज जनरल सेक्रेटरी। अब एजाज अहमद पे ये फ़राइज़ है कि वो उन बच्चों का शुक्रिया अदा करे और इनका काम करे यूनिवर्सिटी में, और उनके काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी खास ख्याल रखे। हमें आपसे बहुत उम्मीद है कि एज ए कश्मीरी ही हैज़ डन ए गुड जॉब। खुशी हुई है कि हमारे लड़के ने वहाँ इलेक्शन जीता और वहाँ वो चुने गए, तो हम इस पर खुश हैं। इधर श्रीनगर में 144 के तहत नाफिज हुक्म इम्तिहानाई के सबब इस दफा भी यौम आशुरा के मौके पर सिविल लाइन एरिया में मातमी जुलूस नहीं निकाले गए। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इंतजामिया ने इस दफा भी सिविल लाइन्स इलाके में जुलूस पर पाबंदी बदस्तूर जारी रखी। सिविल लाइन्स के 13 थानों में ये पाबंदियां 8 मुहर्रम उल हराम से ही नाफिज हैं। 144 के तहत रहनवारी, नौहट्टा, खानियार, सफाकत दल, कोठीबाग और महाराजगंज में जलसे जुलूस और लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद थी। गुज़िश्ता 8 मुहर्रम को ही झड़प के पेश नजर आज इन इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पाबंदियों पर सख्ती से अमल भी किया गया। वाज़ेह है कि इन इलाकों में 8वीं का जुलूस निकालने की कोशिश में सिक्योरिटी फोर्स और अकीदतमंदों के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प भी हुई थी और कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। 1989 में मिलिटेंसी के उरूज के बाद से सिविल लाइन्स एरिया में जुलूस निकालने पर पाबंदी आयद है। तो आपको बता दें कि अजीम शहादत का दिन आज यौम आशूरा है, लेकिन हिफाजती बंदोबस्त को देखते हुए श्रीनगर में खासतौर से सिविल लाइन्स इलाके में जुलूस वगैरह पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। हालांकि सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र इस तरह के अहम कदम उठाए गए थे। सैयद तजम्मुल इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ कश्मीर हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, श्रीनगर से उनसे बात करेंगे। जी, ये मामूल सा हो गया, हर साल इस तरह की पाबंदी रहती है क्योंकि एक जगह लोगों को इकट्ठा करना सिक्योरिटी के पेश नजर ठीक नहीं है। इसको लेकर कुछ झड़पों की भी खबर रही, अभी फिलहाल माहौल कैसा है? इमरान, जब भी इस तरह के मुतबर क़याम होते हैं, क्योंकि 1989 से लेकर 2018 तक हालात जम्मू कश्मीर में थोड़े से तब्दील हुए,
वरना 89 से कबल इस तरह से जुलूस बरामद किए जाते थे और बाद में आज़ादारों की जो बड़ी तादाद जमा हो जाती थी उससे खतीब हजरात जो थे वाज़ो तबलीग भी फरमाया करते थे। लेकिन उसके बाद जम्मू कश्मीर में जो जो हालात खराब होते रहे उसके बाद कश्मीर में इस तरह पे इन जुलूसों पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मजिस्ट्रेट का पाबंदी आयद लगातार है। ताहम श्रीनगर के कई इलाके, नवाही इलाके में, बेमना और जरीबाल और आसपास के इलाके में इस तरह के आज़ादारों ने जुलूस बरामद किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्स ने क्योंकि पहले से बंदिशें आयद कर दी थी जहां पर इनका ज्यादा असर है या जहां से जुलूस वगैरह निकलते हैं, आबी गुजर और आसपास के इलाकों को आज भी सील कर दिया गया था ताकि आज़ादारों का जो इज्तिमाई जुलूस वो बरामद ना हो सके। ताहम इमाम बाड़ों और दीगर मुतबरक जगहों पर इनके मजलिसें जो है वो आरास्ता होती रही ठीक है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सैयद तजम्मुल। और कमरी एतबार से इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम उल हराम साल का पहला महीना है। मजहब इस्लाम में इस माह की बेहद फजीलत आई है। तारीख इस्लाम के कई अहम वाक़यात इसी माह से मंसूब हैं। इस्लामी तसव्वुरात की सबसे बड़ी हकीकत यानी कि क़यामत का ज़हूर इस मुहर्रम उल हराम की 10वीं तारीख यानी यौम आशूरा को होगा। साबिक़ा उम्मतें भी मुहर्रम उल हराम की हुर्मत का पूरा एहतराम करती थी। इन अयाम में जंग नहीं की जाती थी। हज़रत मूसा की उम्मत को फ़िरऔन के अजाब से निजात अल्लाह ने इसी माह में अता की थी। इसके खुशी में कौम यहूद रोज़ा रखा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यौम आशूरा को 2 दिनों का रोज़ा रखने की तलकीन की थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुआ इसी माह में कबूल हुई थी उनकी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती इसी माह में साहिल से लगी थी जबकि बाकी पूरी कौम गर्काब हो गई थी। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह मछली के पेट से अल्लाह ने निजात दी थी। उम्मत मोहम्मदी का यह अलमिया है कि तारीख़ इस्लामी का एक तारीख सानहा भी इसी माह में पेश आया। अहले बैत की शहादत उम्मत के लिए पैगाम है। हक गोई, अगर हम बात करते हैं हक गोई और हक और इंसाफ में सच का साथ देने का। लेकिन वादी के दूसरे अजला में यौम आशूरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। पट्टन में कसीर तादाद में हर फिरके के मुसलमानों ने इसमें शिरकत की। हंजेवाड़ा में शुरू हुआ मातमी जुलूस रेशीपुरा में अख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में मर्द, खवातीन, बूढ़े, जवान सभी शामिल हुए। जुलूस के दौरान मातम के साथ साथ मरसिया और नौहाखानी के जरिए शहदाए करबला को याद किया गया। वहीं मागम बीरवाह में भी यौम आशूरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। इमाम बाड़े से निकला जुलूस जैसे जैसे आगे बढ़ा दूर दराज से आए लोग इससे जुड़ते चले गए। जुलूस में शिया और सुन्नी दोनों मकतबे फ़िक्र के मुसलमानों ने शिरकत की और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर उलमाए दीन ने शहदाए करबला को याद करते हुए शिया सुन्नी इत्तेहाद पर जोर दिया। उनका कहना है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए शहादत पाई। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मकसद जो क़याम का था वो इंसानियत को बना था। जहां हक और बातिल की लड़ाई होगी हमें हक का साथ देना होगा, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई जो भी हो, इनकी खातिर उन्होंने क़याम किया करबला में। वहीं बनिहाल में भी यौम आशूरा के मौके पर मातमी जुलूस निकाले गए। जुमे की नमाज के बाद करवा इलाके में एक जलसे का एहतमाम किया गया। जलसे के दौरान उलमाए कराम ने माह मुहर्रम की अजमत का बयान किया और शहदाए करबला को खराज अकीदत पेश की गई। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। हंदवाड़ा के पहलदाजी और कुकरूसा रोड की खस्ताहाली से मकामी लोग खासे परेशान हैं और रोड एंड बिल्डिंग महकमे के खिलाफ उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि पक्की सड़क के लिए R&B डिपार्टमेंट के सामने कई दफा अर्जदाश्त पेश की जा चुकी है, बावजूद इसके कोई सुनवाई नहीं होती। मकामी लोगों के मुताबिक इसकी वजह से तलबा और मरीजों को सबसे ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। आज कठुआ में जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन ने अपने मुतालबात को लेकर जिला सेक्रेटरीट के बाहर जोरदार मुजाहरा किया। एसोसिएशन का इल्जाम है कि सरकार उन्हें गुज़िश्ता कई माह से 7th पे कमीशन की सिफारिशात नाफिज करने की यकीन दहानी करा रही है। साथिया का कहना है कि अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है और इसलिए उन्होंने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के गवर्नर से अपील की है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। साल के इंतजार करने के बाद
जम्मू कश्मीर सरकार का जो नजरिया है कि एक फैक्शन को साथ में पे कमीशन का बेनिफिट देना है और दूसरी फैक्शन को साथ में पे कमीशन का बेनिफिट नहीं देना है, ये जम्मू कश्मीर यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन को गवारा नहीं है। आज 10 सालों के बाद हम बहुत इंतजार करने के बाद सड़कों के ऊपर आए हैं। जब 7वां पे कमीशन लागू हुआ हमने तब भी सब्र किया। उसके बाद एक और वित्त मंत्री अल्ताफ हुसैन ने भी कहा कि 7वां पे कमीशन सारे टीचर्स के ऊपर लागू होगा, हमने तब भी सब्र किया। परंतु बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 7वें पे कमीशन को लागू करते वक्त सरकार ने एक बड़ी सेक्शन को 7वें पे कमीशन से महरूम किया है, जिसका यूनाइटेड स्कूल टीचर एसोसिएशन आज सिरे से। और स्वच्छता ही सेवा मुहिम के तहत रामबन के संगलदान में महकमा देही तरक्याती महकमे की जानिब से सफाई मुहिम शुरू हुई। मुहिम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा, सरकारी मुलाजमीन और एनजीओ से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। बैनर और प्ले कार्ड के जरिए आवाम में सफाई के तई बेदारी भी पैदा की गई। 9 पंचायतें हमारी इस ब्लॉक संगलदान में, इन 9 पंचायतों से मुख्तलिफ पंचायतों से लोग आए हुए थे और स्कूली बच्चे, स्पेशली जो छोटे बच्चे थे वो भी हमारे साथ थे। इस स्वच्छता ही सेवा है। जब तक इस स्कीम में, इस मिशन में हर सेक्शन के लोग, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक रखते हो, जब तक हर सेक्शन के लोग नहीं जुड़ेंगे तब तक हम इस मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। सभी का फर्ज है कि छोटे बड़े जो अमीर गरीब है सबको साफ सफाई रखनी चाहिए, अपने घर में भी, देश, अपने गांव में भी, मोहल्ले में भी। जब हमारा मोहल्ला साफ होगा तभी गांव होगा, जब गांव होगा तो पूरी सिटी होगी, सिटी होगी तो पूरा देश साफ होगा। मेरी लोगों से यही अपील है कि वो गंदगी ना डालें, सफाई का खास ख्याल रखें। सफाई होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, अगर सफाई नहीं होगी तो हम सब बीमार हो जाएंगे। और वादी कश्मीर में नाइट फुटबॉल का क्रेज बढ़ता जा रहा है। श्रीनगर के बाद अब सोपोर में नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का एहतमाम किया जा रहा है। वाज़ेह कि यह पहला मौका है जब शुमाली कश्मीर में नाइट फुटबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद हो रहा है। टूर्नामेंट में मेजबान सोपोर समेत कुल 32 टीमें शिरकत कर रही हैं। सोपोर में फुटबॉल को लेकर के मकामी लोगों में खासी दिलचस्पी पाई जाती है। यही वजह है कि फुटबॉल शायकीन ऑर्गेनाइजर की हर तरह से मदद कर रहे हैं। मुंतजमीन को उम्मीद है कि टूर्नामेंट के नकाज से मकामी खिलाड़ियों को अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा। और जी सलाम पर भदरवा में प्लास्टिक का खेमा डालकर जिंदगी गुजार रहे बीपीएल फैमिली की खबर दिखाए जाने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई है। आरडीडी महकमे की जानिब से मुतासिरीन की मदद करते हुए 2 बकाया किस्त जारी कर दी गई हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 6 माह से मुतासिरा फैमिली प्लास्टिक शीट डालकर जिंदगी गुजर बसर कर रहे थे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों की मदद की जानी थी, लेकिन देही तरक्याती महकमे की बेतवज्जोही के सबब पूरा खानदान मैदान में रहने को मजबूर था। स्वच्छता को लेकर चलाई जा रही मुहिम तब तक रंग नहीं ला सकती जब तक आम लोग इसमें अपनी खदमात न दें। हमारे मुल्क में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो समाज और मुल्क के लिए कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। ऐसी ही एक खातून है संगीता श्रीधर, जो कि एनआरआई हैं, लेकिन इन दिनों अपने आबाई वतन में हैं और स्वच्छ भारत मिशन में अपनी खदमात दे रही हैं। जम्मू में भी उनका जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। 20 साल के ऊपर विदेश में रहती थी और तभी मन में लगा कि कुछ अपने देश के लिए कुछ करना है। देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। स्वच्छ भारत मिशन कामयाब तभी हो सकता है जब मुल्क के लोग एक साथ मिलकर मुहिम का हिस्सा बन जाएं और अपनी छोटी छोटी कोशिशों से मुल्क में बड़ी तब्दीलियां लाएं। ऐसा ही कुछ करने का ठाना है अबुधाबी की संगीता श्रीधर ने, जिनकी पैदाइश तो हिंदुस्तान में हुई, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाइयों से वो बैरून मुल्क रह रही थी। तकरीबन 20 साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें अपने मुल्क के लिए भी कुछ करना चाहिए। बस मैं भी एक मामूली लड़की थी, कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने के समय बहुत करना चाहती थी और
पढ़ाई अच्छी किया और काम भी नौकरी अच्छी किया, मगर 20 साल के ऊपर विदेश में रहती थी और तभी मन में लगा कि कुछ अपने देश के लिए कुछ करना है। तो इस उम्र में व्हेन आई एम 51 इयर्स ओल्ड मैं वापस इंडिया आई हूँ कुछ करने के लिए, कि नया इंडिया का ब्रांड स्थापित करने के लिए आई हूँ। सफाई का पैगाम लेकर पूरे हिंदुस्तान के दौरे पर निकली संगीता जम्मू में लोगों की मेहमान नवाजी से इतनी मुतासिर हुई कि उन्होंने टीवी वालों को झूठा करार दे दिया। उनका मतलब न्यूज़ चैनलों पर दिखाए जाने वाले जम्मू कश्मीर की खबरों से था। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी स्लोगन अतिथि देवो भव जम्मू में आकर सच लग रहा है। वे जम्मू हेरिटेज स्कूल में मुनक्किद एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंची थी और आज मुझे ये यहाँ पहुँची हूँ कि जम्मू में मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि ये देश में बस सिर्फ मैप में ही देखा है। आज मैं इधर खड़ी हूँ और इतने खुशी से सब लोग हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स इधर कह रहे हैं तो टीवी पे वो सच नहीं है, ये असली चीज़ है कि ये मेहमानों की तरफ मुझे आज स्वागत किया और अतिथि देवो भव जम्मू और कश्मीर में निदर्शन हो रहा है। ज्यादा दिनों तक मुल्क से दूर रहने की वजह से शायद हिंदी बोलने में उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन जो वो कहना चाहती हैं उसे आसानी से समझा जा सकता है। संगीता बदलते हिंदुस्तान को करीब से देखना चाहती हैं, तभी तो खुद ही गाड़ी चलाकर पूरे मुल्क के दौरे पर निकल चुकी हैं। संगीता घूमने के साथ साथ मुल्क भर में टॉयलेट बनाने के काम का भी ऑडिट कर रही हैं, लोगों से भी मिल रही हैं और बच्चों को सफाई के तई बेदार भी कर रही हैं। मुझे बहुत शौक है इतनी गाड़ी चलाना और देखना है इनक्रेडिबल इंडिया कैसा है। मैं उसी के हिसाब से सोचा कि शायद मेरी जर्नी है टॉयलेट का ऑडिट हो और बच्चों को मिलके उनका तंदुरुस्ती के बारे में बात करना है, तो जगह की हिस्ट्री और हेरिटेज के बारे में सीखना है। ये सब करेंगे तो ये बढ़िया होगा कि अपने देश के लिए फिर उनके लिए भी ये मैसेज लेके मैं पहुंची हूँ। 39 दिनों से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर रही संगीता मानती हैं कि अब हिंदुस्तान सचमुच बदल रहा है और गांधी का सपना है स्वच्छ भारत और सुरक्षित भारत। मुझे आप निदर्शन दिख रहा है कि हम वो निशानी पहुंच गए और आगे बढ़ने के लिए बस सिर्फ ऊंचाई दिखाता है कि जय हिंद कहना है। संगीता के इस सफर को FCCI वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का भी ताउन हासिल है। जी सलाम के लिए जम्मू से जितेंद्र नूरा की रिपोर्ट।